ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अनिका ने जब ये बात कही थी तब वो गहरी सोच में डूबी हुई नजर आ रही थी। अनिका के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर रिया हैरान होकर पीछे बैठी अपनी दादी माँ की ओर देखने लगी। एलेक्जेंडर और आर्यन भी अच्छी तरह से जानते थे कि जिस वक्त मारवा हाउस के टेरेस गार्डन में गरुण आया था, उस वक्त अनिका गरुण की आंखों में बड़ी ही ध्यान से देख रही थी। आयशा और तीनों बच्चों ने देखा था कि गरुण और अनिका आंखों ही आंखों में एक दूसरे से कुछ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे थे। अचानक जब रिया ने अपने दोस्त की बात कही, तब कार चला रही अनिका ने अचानक ही कह दिया कि इंसान चाहे तो जानवरों के साथ साइन लैंग्वेज में बात कर सकता है। इसका क्या मतलब ये था कि वो गरुण भी अनिका को कोई मैसेज देने आया था। अचानक दिल्ली शहर में इस तरह से गरुण का घर में घुसना इत्तेफाक नहीं माना जा सकता था। आयशा भी गरुण को इस तरह घर में देखकर काफी हैरान हुई थी, मगर अब अनिका की बात सुनकर आयशा को कहीं न कहीं लगने लगा था कि क्या अनिका को उस गरुण से कोई मैसेज मिला था। जब अनिका ने यह बात कही तब आयशा ने धीमी आवाज में अनिका से पूछा, क्या तुम इस तरह जानवर और पशुओं की साइन लैंग्वेज समझ सकती हो? अनिका मन ही मन कुछ सोचने लगी। अनिका का ध्यान पूरी तरह से ड्राइविंग पर था, मगर अनिका मन ही मन ये सोच रही थी कि जहां अनिका इस वक्त खुद का नाम भी नहीं जानती थी, उसे जानवरों और पशु पक्षियों की साइन लैंग्वेज किस तरह से आती थी। आयशा की बात का जवाब देते हुए अनिका ने कहा, जी हाँ, मुझे लगता है कि मैं उन लोगों की भाषा समझ सकती हूँ। अनिका की यह बात सुनकर अलेक्जेंडर बैक सीट से कुछ आगे की तरफ आया और अपना सर ड्राइविंग सीट के पास ले जाते हुए अनिका से पूछने लगा, मम्मा, उस दिन जो गरुण हमारे घर पर आया था, क्या वो गरुण आपसे कुछ बात करना चाहता था? क्या आपको वो कोई सिग्नल या मैसेज देने आया था? गहरी सोच में डूबी हुई अनिका ने मन ही मन कुछ देर सोचने के बाद कहा, हाँ, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे कोई मैसेज देने आया था। अनिका की ये बात सुनकर कार में बैठे सभी लोग हैरान हो गए। रिया ने अटकती हुई और घबराई हुई आवाज में अनिका से पूछा, मम्मा, वो क्या बताने आया था आपको? रिया का सवाल सुनने के बाद अनिका काफी देर तक खामोश रही। कार में बैठे सभी लोग अनिका का जवाब सुनना चाहते थे। आर्यन भी बड़ी ही ध्यान से अपनी मम्मा को देख रहा था। हालांकि आर्यन बाकी बच्चों के मुकाबले पढ़ाई में काफी ज्यादा तेज था, मगर आर्यन भी एक बात अच्छी तरह से जानता था कि चाहे इंसान जानवरों के साथ कम्युनिकेट कर सके, मगर जानवरों की भाषा समझ पाना, उनके सिग्नल समझ पाना इंसानों के बस की बात नहीं थी। मगर कार में बैठे तीनों बच्चे अपनी माँ को अच्छी तरह से जानते थे। अनिका आम इंसानों से काफी ज्यादा अलग थी। जहाँ रिया ने अपनी मम्मा को सुपर वुमेन का खिताब दे दिया था, वहीं एलेक्जेंडर और आर्यन दोनों जानते थे कि चाहे अनिका के अंदर जादुई शक्ति ना हो, मगर अनिका का दिमाग दुनिया के सबसे तेज दिमागों में से एक था। कुछ ऐसी चीजें थी जो आम लोग महसूस नहीं कर पाते थे, मगर अनिका आसानी से महसूस कर पाती थी। और हो सकता है कि जानवरों की साइन लैंग्वेज समझना, उनसे कम्युनिकेट कर पाना भी अनिका की एक खूबी हो। अपनी मम्मा को गहरी सोच में डूबा हुआ देखकर नन्ही सी रिया ने अपना सवाल दोहराते हुए पूछा, मम्मा बताइए ना, गरुण आपको क्या बोलने आया था? क्या आप उस गरुण को जानती हैं? रिया का ये सवाल सुनने के बाद अनिका अचानक कार चलाते हुए रिया की ओर देखने लगी। हालांकि अनिका ने कार की स्टीयरिंग पर पूरी तरह से कंट्रोल बना कर रखा था, मगर अनिका के चेहरे पर हैरानी साफ नजर आने लगी थी। कुछ देर तक मन ही मन कुछ सोचने के बाद अनिका ने जवाब देते हुए कहा, मैं ये ठीक तरह से तो नहीं जानती कि वो क्या कहने आया था मुझे, और मैं तो ये भी नहीं जानती कि याददाश्त खोने से पहले मैं पशु पक्षी और जानवरों की बातें समझ पाती थी या नहीं। मगर जब मैंने उस गरुण की आंखों में देखा, तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि वो गरुण मुझसे कुछ कहना चाहता था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे खास मेरे लिए भेजा था, ताकि वो मुझ तक कोई मैसेज पहुंचा सके। अनिका की बातें सुनकर आयशा के चेहरे पर हैरानी बढ़ती जा रही थी। आयशा की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अनिका के साथ हुआ क्या था। अनिका कुल 10 से 12 दिनों के लिए गायब रही थी। उन 12 दिनों में अनिका के साथ क्या हुआ था, उसे किसने किडनैप किया था
और अचानक उसकी याददाश्त कैसे खो गई थी, ये बात कोई नहीं जानता था। मगर आयशा जरूर जानती थी कि इतने सालों में अनिका ने कभी भी जानवरों और पशु पक्षियों के साथ कम्युनिकेशन स्किल के बारे में कभी किसी को कुछ नहीं बताया था, और ना ही इतने सालों में ऐसा कोई हादसा हुआ था कि अनिका के इस पावर के बारे में किसी को पता चले। अनिका की ज्यादातर शक्तियों के बारे में सभी को पता था, फिर ये कैसे हो सकता था कि इतने सालों में अनिका की ये शक्ति कभी किसी के सामने नहीं आई थी। ये बात आयशा को हैरान कर रही थी। उस गरुड़ वाले हादसे के बाद आयशा ने रोहित के साथ उस गरुड़ वाले इंसिडेंट को शेयर नहीं किया था। आयशा को लगा था कि शायद ये बस एक इत्तेफाक था कि मारवा हाउस के टेरेस गार्डन में गरुड़ घुस आया था और कुछ देर वहां रहकर अचानक गायब हो गया था। उस हादसे के बाद आयशा उस हादसे के बारे में पूरी तरह से भूल चुकी थी, मगर अब जब अनिका ने कहा कि शायद वो गरुड़ अनिका को कोई मैसेज देने आया था, तब आयशा के दिल की धड़कनें तेज होने लगी थी। अब उसे इतना एहसास होने लगा था कि अनिका की किडनैपिंग के बाद अनिका जरूर किसी ऐसे हादसे से गुजरी थी जिसकी वजह से अनिका की और पूरे के पूरे परिवार की जिंदगी बदलने वाली थी। मगर ना तो आयशा जानती थी और ना ही अनिका जानती थी कि उन 12 दिनों में अनिका के साथ क्या हुआ था, उस पर क्या गुजरी थी और उसकी याददाश्त कैसे गायब हो गई थी। अनिका बड़े ही ध्यान से कार ड्राइव कर रही थी। तभी अचानक आयशा के फोन पर करण गुलेरिया का नंबर फ्लैश होने लगा। आयशा करण का कॉल देखकर हैरान रह गई। उसने जब कॉल रिसीव किया तो करण की भारी आवाज आयशा के कानों पर पड़ी। करण ने आयशा से कहा, देखिए माफ कीजिएगा, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, मगर दरअसल बात यह है कि श्रेया और पिंकी अपने आप को काफी अकेला महसूस करते हैं, और आप तो अच्छी तरह से जानती हैं कि श्रेया और अनिका कितने क्लोज रहे हैं। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ इस वक्त अनिका की हालत भी कुछ ठीक नहीं है, मगर आपसे क्या छुपाऊं, मुझे लग रहा है कि श्रेया की हालत दिन ब दिन काफी बिगड़ती जा रही है। श्रेया अपनी जिंदगी के बारे में अगर किसी के साथ कुछ शेयर करती थी तो वो सिर्फ अनिका थी। अब आकाश के जाने के बाद श्रेया बिल्कुल अकेली पड़ चुकी है। आकाश की मौत के बाद धीरे धीरे ऐसा लग रहा है जैसे श्रेया अपने दिमाग पर अपना काबू खोती जा रही है। करण की बात सुनकर आयशा को श्रेया की कंडीशन पर काफी चिंता होने लगी। आयशा ने श्रेया की तरफ सिंपैथी दिखाते हुए करण से कहा, मैं अच्छी तरह से समझ पा रही हूँ कि श्रेया बेटी पर क्या गुजर रही होगी। ऊपर वाले की दया से अनिका बिल्कुल ठीक है, सही सलामत है, मगर फिर भी मैं देख पा रही हूँ कि अपने बेटे की आंखों में कि वो अपने आप को कितना अकेला महसूस कर रहा है। अनिका उसकी आंखों के सामने होते हुए भी उससे बहुत ज्यादा दूर है, और हम जिसे सच्चे दिल से प्यार करते हैं वो हमसे दूर चला जाए तो कितनी जिंदगी बेमायने हो जाती है। ये बात मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। करण भी अच्छी तरह से जानती थी कि किस तरह से रोहित के पापा ने आयशा को छोड़कर किसी और के साथ अपना घर बसा लिया था, और एक पार्टनर के बिछड़ने का दुख क्या होता है वो आयशा अच्छी तरह से जानती थी। ये बात भी करण अच्छी तरह से जानते थे। करण खुद भी इस स्टेज से पास हो चुके थे। स्वाति के जाने के बाद करण की जिंदगी भी बेमायने हो गई थी। धीरे धीरे मन ही मन करण ने भी सोच लिया था कि किसी तरह उनकी जिंदगी खत्म हो जाए। जब इंसान के जीने का मकसद खत्म हो जाता है तब वो क्या फील करता है, ये बात करण अच्छी तरह से जानते थे, और इसीलिए वो श्रेया को नाउम्मीदी और डिप्रेशन के दलदल में फंसने देना नहीं चाहते थे। करण ने फोन पर अपनी आवाज बढ़ाते हुए आयशा से कहा, मैं चाहता था कि आप बच्चों और अनिका को लेकर एक बार घर आएं। अगर हो सके तो पिंकी अपने तीनों कजिन से मिलेगी तो शायद उसका भी मूड थोड़ा बदल जाए। घर पर इस वक्त जो वातावरण है वो छोटे से मन पर काफी गहरा असर कर सकता है, और फिर हो सकता है कि अचानक अनिका को देखकर श्रेया भी अपने आप को बेहतर महसूस करे। किसी तरह वो आकाश की मौत पर आंसू बहा ले तो उसके मन का बोझ काफी हल्का हो सकता है। हम सबने कई बार कोशिश की है श्रेया को वास्तविकता से रूबरू कराने की, मगर आकाश इस दुनिया में नहीं रहा, ये बात श्रेया एक्सेप्ट नहीं कर रही है। आयशा अच्छी तरह से समझ पा रही थी कि करण उन्हें क्या कहना चाहते थे। इससे पहले कि करण अपनी बात आगे बढ़ाते और आयशा को और ज्यादा रिक्वेस्ट करते, आयशा ने करण से कहा, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं अभी बच्चों को और अनिका को लेकर आपके घर आती हूँ। फोन डिस्कनेक्ट करने के बाद आयशा ने कार चला रही अनिका से कहा, अनिका बेटा, मैं तुम्हें रास्ता बताती हूँ, तुम गाड़ी गुलेरिया हाउस की ओर मोड़ लो। जैसे ही आयशा ने ये बात कही,
अनिका हैरान रह गई। तभी फ्रंट सीट पर बैठी रिया ने अपने दोनों हाथ हवा में लहराते हुए कहा, या क्या हम नानू के घर जा रहे हैं? रिया के चेहरे की एक्साइटमेंट देखते ही तीनों बच्चों को बड़े ही प्यार से समझाते हुए आयशा ने कहा, देखो बच्चों, पिंकी अपने आप में काफी अकेला महसूस कर रही होगी, वो काफी दुखी होगी, मगर इतना याद रखना कि आप लोगों को वहां जाकर पिंकी को चीयर अप करना है। आयशा की बात सुनते ही रिया के चेहरे पर मायूसी छा गई। अलेक्जेंडर और आर्यन काफी ज्यादा मैच्योर थे। वो अच्छी तरह से समझ पा रहे थे कि आकाश मामा की मौत के बाद नन्ही सी पिंकी के दिल पर क्या गुजर रही होगी। जिस वक्त अनिका गायब हुई थी, तब तीनों बच्चों के दिल पर क्या गुजर रही थी, इस बात से वो अंदाजा लगा सकते थे कि उनके पापा की मौत की खबर सुनने के बाद पिंकी क्या महसूस कर रही होगी। आयशा की बात सुनने के बाद कार चला रही अनिका काफी कंफ्यूजन में नजर आ रही थी। आयशा ने बैक सीट से बड़े ही प्यार से अनिका के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अनिका, हम तुम्हारे पापा के घर जा रहे हैं। अनिका की समझ में नहीं आ रहा था कि जिस पापा का चेहरा उसे याद नहीं था, जिस पापा को वो पहचानती तक नहीं थी, उनके साथ वो क्या बात करती। कहीं न कहीं अब अनिका को अपनी हालत पर काफी ज्यादा चिढ़ होने लगी थी। अनिका अंदर ही अंदर इस गिल्ट से गुजर रही थी कि जो लोग उसे सच्चे दिल से प्यार करते हैं, आज वो लोग अनिका की यादों से मिट चुके थे और वो उनके प्यार को, उनके आदर की रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही थी। और यही गिल्ट अनिका को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। अनिका ने किसी तरह बच्चों के साथ एक अलग सा कनेक्शन बना लिया था, मगर बाकी दुनिया के साथ इस तरह अनजान बनकर कनेक्ट हो पाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। अनिका को बस अब उस पल का इंतजार था जब उसे सब कुछ वापस याद आ जाए और वो फिर से पहले जैसे नॉर्मल हो जाए। लोग कहते थे अनिका यादाश्त खोने से पहले एक सुपर वुमन थी। दुनिया के सबसे बेहतरीन डॉक्टर में से एक डॉक्टर अमृता थी। अपने बच्चों से बेहद प्यार करने वाली एक माँ थी, अपने भाई को बेहद प्यार करने वाली एक बहन थी और श्रेया की सच्ची दोस्त थी। अनिका बस उस पल का इंतजार कर रही थी जब ये सारे संबंध, ये सारे रिलेशनशिप उनके दिल में फिर से ताजा हो जाए। जैसे जैसे आयशा अनिका को डायरेक्शन बताती गई, अनिका गुलेरिया हाउस की ओर अपनी कार आगे बढ़ाती गई। कुछ ही देर में कार गुलेरिया हाउस के मेन गेट के पास आकर रुकी। जब आयशा ने करण को बताया कि वो बच्चों और अनिका के साथ गुलेरिया हाउस आ रही है, तो करण ने सारे नौकरों से कहकर बच्चों का मनपसंद खाना बनवाया। उनके लिए ढेर सारे चॉकलेट, केक और पेस्ट्रीज अरेंज करवाई थी। नंदिनी, यश और पिंकी को स्कूल से लेकर वापस घर लौट आई थी। घर में चल रही तैयारियों को देखकर नंदिनी काफी हैरान हो गई। तब करण ने नंदिनी से कहा, देखो नंदिनी, ज्यादा हैरान मत होना। मैं जानता हूँ कि जिस घर में अभी अभी इतना बड़ा हादसा हुआ हो और मातम छाया हो, उस घर में इस तरह की गैदरिंग नहीं होती। मगर जरा समझने की कोशिश करना, नन्ही से पिंकी की हालत इस वक्त बहुत नाजुक है। अगर इसी तरह पिंकी डिप्रेशन में रही तो उस पर बहुत बुरा असर हो सकता है। और फिर श्रेया की हालत भी अब तुम जानती ही हो। श्रेया को जल्द से जल्द ठीक करने की कोशिश हम सबको मिलकर करनी है, मगर साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि आगे चलकर नन्ही सी पिंकी की हालत श्रेया की तरह न हो जाए। करण की बात सुनते ही नंदिनी के चेहरे पर काफी शौक नजर आने लगा। वो जानती थी कि करण ने जो बात कही थी वो काफी कड़वी थी। एक छोटी सी बच्ची के बारे में इस तरह की बात सोचना काफी तकलीफदायक था, मगर कहीं न कहीं करण जो कह रहे थे वो बात भी सच थी। पिंकी की हालत श्रेया से भी ज्यादा नाजुक थी। एक तरफ पिंकी के सिर से अपने बाप का साया उठ चुका था, तो दूसरी तरफ उसकी माँ की दिमागी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। ऐसी हालत में बच्चे के नाजुक दिल पर क्या गुजर रही थी, ये बात तो सिर्फ पिंकी ही जानती होगी। करण ने नंदिनी से कहा, आयशा जी अनिका और बच्चों के साथ यहाँ आ रही हैं। मैं आयशा जी से दरख्वास्त करूंगा कि वो 2 से 3 दिन में एक बार जरूर बच्चों को और अनिका को लेकर यहाँ पर आया करें, ताकि पिंकी का दिल लगा रहे। तुम तो पिंकी को अच्छी तरह से जानती हो। पिंकी का ना कोई दोस्त है और ना ही वो जल्दी से लोगों के साथ घुलती मिलती है। ऐसे में अगर पिंकी अपने कजिन्स के साथ वक्त गुजारती है तो हो सकता है उसका दिल लगा रहे, और बच्चों के साथ अगर अनिका भी घर पर आती है तो हो सकता है कि श्रेया भी खुलकर अनिका के साथ कुछ बात करे। भले ही मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि अनिका इस वक्त श्रेया की बातें समझ सके, वैसी पोजीशन नहीं है उसकी,
मगर कम से कम श्रेया को अनिका का चेहरा देखकर इस बात की तसल्ली तो हो कि वो अपने विचार किसी के साथ शेयर कर सकती है। करण की बात सुनते ही नंदिनी ने सारी तैयारियां करना शुरू कर दिया। नंदिनी ने अपने बेटे यश को भी समझाया था कि उसे किस तरह पिंकी के साथ अब पेश आना है। एक बड़े भाई होने के नाते उसे भी पिंकी के ऐसे डिप्रेसिंग वातावरण में चीयर अप करना है। मगर यश का स्वभाव और पिंकी का स्वभाव बिल्कुल विपरीत था। यश जो शैतानियां करके पिंकी को हंसाने की कोशिश कर रहा था, पिंकी को वो सारी बातें बिल्कुल पसंद नहीं थी। स्कूल में भी पिंकी का अगर कोई बेस्ट फ्रेंड था तो वो आर्यन था। मगर कुछ महीनों पहले सिक्योरिटी रीजन की वजह से रोहित ने अपने तीनों बच्चों का एडमिशन सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल से हटाकर एक प्राइवेट स्कूल में करवाया था, जो इंटरनेशनल बोर्ड होने के साथ साथ सिर्फ वीवीआईपी के बच्चों को अपने स्कूल में एडमिशन देती थी। बच्चे ऐसे स्कूल में पढ़ते थे, इसलिए स्कूल की सिक्योरिटी काफी ज्यादा टाइट थी। रोहित और अनिका पिछले कई सालों से जिन जिन हालातों से गुजरे थे, उसके बाद रोहित को हमेशा ही इस बात का डर लगा रहता था कि कोई न कोई दुश्मन जरूर मारवा खानदान पर हमला करने की कोशिश करेगा। गुलेरिया परिवार और आकाश की किसी के साथ खास दुश्मनी नहीं थी, इसलिए उसे कभी भी इस तरह से सोचा ही नहीं था कि कभी कोई दुश्मन उसके खानदान पर हमला करेगा या परिवार वालों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। आकाश और रोहित के अलग अलग विचारों ने बच्चों को अलग अलग कर दिया था। बच्चों के स्कूल तो अलग हो गए थे, साथ ही साथ रिया के स्वभाव की वजह से उसे नए स्कूल में भी नए दोस्त बना लिए थे, जबकि अलेक्जेंडर और आर्यन को नए दोस्त बनाने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। उन दोनों के लिए एक दूसरे की दोस्ती और रिया के लिए अपने दिल में प्यार ही काफी था। मगर उन तीनों के सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल के चले जाने के बाद पिंकी अपने आप को काफी अकेला महसूस करने लगी थी। हमेशा डरी सहमी और चुप रहने वाली पिंकी रिया, आर्यन और अलेक्जेंडर के जाने के बाद कभी नया दोस्त नहीं बना पाई। मगर आज अगर नन्ही से पिंकी को किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत थी तो वो थी एक प्यारे से दोस्त की, जो पिंकी के साथ ऐसे नाजुक वक्त में खड़ा रहे और पिंकी को चीयर कर सके। करण ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि इस वक्त दुनिया में अगर कोई ऐसा था जो पिंकी को चीयर अप कर सकता था तो वो सिर्फ और सिर्फ रिया थी। कुछ देर में आयशा, अनिका और तीनों बच्चों को लेकर गुलेरिया हाउस पहुंची। आयशा ने तीनों बच्चों को अच्छी तरह से समझा दिया था कि मामा के घर जाने के बाद उन तीनों बच्चों को किस तरह अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना है और पिंकी के मूड को कैसे ठीक करना है। इसलिए गुलेरिया हाउस में दाखिल होते ही रिया ने अपने दोनों हाथ हवा में लहराते हुए कहा, नानू नानू कहाँ है आप? पिंकी कहाँ हो तुम? देखो मैं तुम लोगों से मिलने आई हूँ। रिया के खिलखिलाहट ने अचानक इतने दिनों बाद गुलेरिया हाउस में एक चहल पहल मचा दी थी। आकाश के जाने के बाद पूरा गुलेरिया हाउस जैसे एक मातम के मैदान में बदल गया था। घर के हर सदस्य की नजरें झुकी हुई थी, यहाँ तक कि घर के नौकर भी मायूस भरे चेहरे के साथ घर में घूमते हुए नजर आते थे। अचानक रिया की खिलखिलाहट ने पूरे घर को जैसे अचानक जगा दिया था। रिया दौड़कर करण के पास आई और करण से लिपट गई। करण ने भी प्यार से रिया के माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, अरे भाई, कुछ महीने पहले तक तुम इस तरह दौड़ के आती थी तो तुम्हारे नानू तुम्हें अपनी गोद में उठा लिया करते थे। मगर अब क्या है ना कि तुम बड़ी हो गई हो और नानू तुम्हारे बूढ़े हो रहे हैं, इसलिए नानू के पास अब वो ताकत नहीं रही कि तुम्हें उठा सके। करण की बात सुनते ही रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, नानू डोंट वरी, अभी कुछ दिनों बाद अपना अलेक्जेंडर मम्मा की तरह एक बड़ा डॉक्टर बन जाएगा। उसके बाद वो आपको ऐसी दवाई देगा, ऐसे इंजेक्शन देगा कि आप फिर से 25 साल के हो जाएंगे। रिया की ऐसी बात सुनकर घर के नौकर भी मुस्कुराने लगे थे। करण के चेहरे पर काफी दिनों बाद मुस्कुराहट नजर आई थी। अलेक्जेंडर और आर्यन बड़े ही प्यार से करण के पास गए और उनके पांव छूते हुए कहा, नमस्ते नानू, हाउ आर यू? हालांकि अलेक्जेंडर और आर्यन की उम्र रिया की उम्र जितनी ही थी, मगर अभी से दोनों का बर्ताव बिल्कुल मैच्योर था, जैसे कि वो कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर चुके हों और अपना अपना बिजनेस संभाल रहे हों। कुछ देर बाद नंदिनी पिंकी को लेकर नीचे आई। पिंकी को देखते ही रिया ने पूरा का पूरा माहौल बदल दिया। पिंकी की तरफ दौड़कर रिया ने अपने दोनों हाथ हवा में लहराए और पिंकी को गले से लगा लिया और पिंकी से कहा, पिंकी तुम जानती हो मैं कितना बोर हो जाती हूँ। मेरे दोनों भाई पूरा दिन पढ़ाई करते रहते हैं और दिन भर मुझे भी कहते रहते हैं कि मुझे पढ़ाई करनी चाहिए,
ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। पिंकी, अब तो हमारी स्कूल भी बदल गई है। क्या तुम जानती हो, नई स्कूल में तुम्हारे जैसा कोई दोस्त मैं नहीं बना पाई। पिंकी का चेहरा काफी उतरा हुआ लग रहा था। पिंकी के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो कितने नाजुक मोड़ से गुजर रही थी। एक छोटी सी बच्ची के चेहरे की रौनक पूरी तरह से उतर चुकी थी। एक तरफ उसके पापा हमेशा हमेशा के लिए उसका साथ छोड़कर चले गए थे और दूसरी ओर उसकी मम्मी की हालत भी काफी नाजुक हो रही थी। मगर रिया ने पूरी की पूरी सिचुएशन को लाइट करने के लिए पिंकी का हाथ पकड़कर कहा, चलो। अरे नई स्कूल की ढेर सारी बातें करनी है मुझे तुमसे, और ये दो भाई जो मुझे पूरा दिन नजर कैद करके रखते हैं, मुझे कुछ टाइम के लिए उनसे भी छुटकारा मिल जाएगा। हालांकि अलेक्जेंडर और आर्यन दोनों ही यह बात अच्छी तरह से जानते थे कि रिया पिंकी का मूड ठीक करने के लिए यह सब कुछ कह रही थी, मगर पिंकी के सामने बार बार अपने हो रही बेइज्जती भी उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इसलिए जैसे ही रिया पिंकी का हाथ पकड़कर उसे गुलेरिया हाउस में बने प्ले रूम की ओर ले जाने लगी, तभी अलेक्जेंडर ने आवाज लगाते हुए कहा, अरे हम भी पिंकी के साथ खेलना चाहते हैं। हमने भी पिंकी को बहुत मिस किया है और पिंकी हमारी भी बहन है। अलेक्जेंडर की बढ़ती हुई हिम्मत देखकर आर्यन भी अपने कदम आगे बढ़ाकर कहने लगा, बिल्कुल सच बात कह रहा है अलेक्जेंडर, हम भी तुम्हारे साथ खेलने चलेंगे। जैसे ही नंदिनी और सिद्धार्थ के बेटे यश ने ये बात सुनी, यश भी दौड़कर सीढ़ियों से नीचे आया और कहने लगा, अरे वाह, आज तो कितने दिनों बाद हम सब गुंडों की टोली एक साथ खेलेगी। चलो हम सब प्ले रूम में जाकर बास्केटबॉल खेलते हैं। यश उम्र में बाकी बच्चों से 1 साल बड़ा था, मगर यश की हाइट और बॉडी इतनी ज्यादा थी कि ऐसा लगता था कि बच्चों के बीच में कम से कम 5 से 6 साल का फर्क था। यश ठीक आर्यन और अलेक्जेंडर के बीच आकर खड़ा हो गया और अपना एक एक हाथ दोनों कंधों पर रखकर कहने लगा, चलो भाई, आज हम सब बॉयज की टीम मिलकर इन गर्ल्स की टीम को बास्केटबॉल में हरा देंगे। यश की ऐसी बेतुकी बातों को सुनकर अलेक्जेंडर और आर्यन एक दूसरे को देखने लगे। भला बास्केटबॉल में छोटी प्यारी और मासूम लड़कियों को हराकर वो क्या प्रूव करना चाहता था, ये बात अलेक्जेंडर और आर्यन की समझ से बाहर थी। जैसे ही यश अपने कदम प्ले रूम की ओर आगे बढ़ाने लगा, रिया ने अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखकर कहा, बिल्कुल नहीं, बास्केटबॉल खेलना है ये तुमसे किसने कह दिया? अगर तुम बॉयज बास्केटबॉल खेलना चाहते हो तो ये काम करो, बाहर गार्डन में जाकर खेलो। हम दोनों अंदर जाकर वीडियो गेम खेलने वाले हैं। जैसे ही रिया ने वीडियो गेम का नाम लिया, आर्यन ने अपने कदम आगे बढ़ाकर कहा, बिल्कुल नहीं, आज कोई वीडियो गेम नहीं खेलेगा, हम सब मिलकर आज चेस खेलेंगे। चेस का नाम सुनते ही रिया ने अपने सर पर एक हाथ मारती हुई कहा, बेहद ही बकवास गेम का नाम लिया है तुमने। अरे उसको कोई गेम कहता है? भला और भी बच्चे होने के नाते हम सबको डिसिप्लिन सिखाना चाहिए। ऐसे गेम खेलकर अपने डिसिप्लिन को बिगाड़ना नहीं चाहिए। रिया का ये लॉजिक सुनकर सारे बच्चे हैरान हो गए, यहाँ तक कि करण और नंदिनी भी हैरान हो गए थे। भला चेस खेलने से डिसिप्लिन कैसे बिगड़ सकती थी? तभी रिया ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, उस गेम के रूल तो हमेशा बदलते रहते हैं। कभी घोड़ा टेढ़ा चलता है तो कभी ऊंट टेढ़ा चलता है, कभी हाथी सीधा चलता है तो कभी वजीर चाहे जहां चाहे घूम सकता है। रूल सबके लिए एक होने चाहिए। हमारे टीचर्स ने और हमारे पेरेंट्स ने हमें यही तो सिखाया है। रिया ने पिंकी की ओर देखकर कहा, क्यों पिंकी, आकाश मामा हमेशा कहा करते थे ना कि गर्ल्स और बॉयज में कोई फर्क नहीं है, सबके लिए सेम रूल होना चाहिए, तो फिर गेम में भी अलग अलग जानवरों के लिए अलग अलग रूल्स क्यों? जैसे ही पिंकी ने रिया के मुंह से आकाश का नाम सुना, पिंकी का चेहरा फिर से उतर गया। अलेक्जेंडर और आर्यन अब तक तो इस बात को लेकर काफी खुश थे कि रिया ने अच्छी तरह से सिचुएशन संभाल ली थी, मगर अनजाने में रिया ने फिर से आकाश मामा को याद करके पिंकी को फिर से मायूस कर दिया था। तभी नंदिनी बच्चों के बीच आकर कहने लगी, एक काम करो बच्चों, आप सब जाओ एक साथ प्ले रूम में जाकर खेलो। हम सब बड़े यहाँ पर बैठकर अपनी बातें करते हैं, आप लोग अंदर जाकर एंजॉय करो। और सुनो, लड़ना झगड़ना मत, खासकर तुम यश। जो गेम सारे बच्चे खेलना चाहें उसी गेम को तुम्हें खेलना है, ना कि तुम्हें जो गेम पसंद है उस गेम को दूसरों पर थोपना है। यश ने अपनी माँ की बात सुनकर सिर्फ हाँ में अपना सिर हिला दिया, मगर नंदिनी अच्छी तरह से अपने बेटी को जानती थी।
वो काफी जिद्दी और अड़ियल था, मगर दिल का बड़ा साफ था। वो जानता था कि ऐसी सिचुएशन में उसे किस तरह की बाकी बच्चों के साथ मिलजुल कर रहना होगा। सारे बच्चे गुलेरिया हाउस के फर्स्ट फ्लोर पर बने एक बड़े से प्ले रूम में चले गए। प्ले रूम में तरह तरह के खिलौने थे, अलग अलग तरह की वीडियोज गेम थी और बाकी इंडोर एक्टिविटीज भी थी, मगर नन्ही सी पिंकी का किसी भी खेल में दिल नहीं लग रहा था। पिंकी बस साइड में एक छोटी सी प्लास्टिक बेंच पर जाकर बैठ गई। पिंकी का उतरा हुआ चेहरा देखकर बाकी बच्चे काफी मायूस हो गए। पिंकी के अलावा कमरे में जितने भी बच्चे मौजूद थे, उनमें सबसे ज्यादा मैच्योर आर्यन था। आर्यन बिल्कुल रोहित की तरह अपने दोनों हाथ अपनी जेब में डाले हुए धीरे धीरे अपने कदम पिंकी की ओर आगे बढ़ाने लगा। पिंकी के ठीक बगल में बैठकर आर्यन ने बड़ी ही धीमी और प्यारी आवाज में पिंकी से कहा, पिंकी, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम्हारे ऊपर क्या गुजर रही है। आकाश मामा को हम सब भी बहुत प्यार करते थे और आकाश मामा भी हमसे बहुत प्यार करते थे, मगर क्या तुम जानती हो कि इंसान जब मर जाता है तो वो एक स्टार में कन्वर्ट हो जाता है, ताकि वो रोज हम पर नजर रख सके और देख सके कि हम खुश हैं या नहीं। जरा सोचो, आकाश मामा तुम्हें देख रहे होंगे तो उन्हें इस वक्त कैसा फील हो रहा होगा। बट इफ यू आर हैप्पी देन ही विल शाइनिंग ब्राइटर। आर्यन ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए पिंकी से कहा, जरा सोचो पिंकी, अगर तुम्हारे पापा तुम्हें इस हालत में देखेंगे तो उन पर क्या गुजरेगी। पिंकी ने बचपन से लेकर अब तक कई दुखों का सामना किया था। बचपन में सौतीली माँ नताशा ने पिंकी को कई सालों तक मेंटल और फिजिकल टॉर्चर किया था। उस वक्त इकलौता आकाश था जिसने पिंकी को एक माँ और एक बाप दोनों का प्यार दिया था। पिंकी के लिए आकाश ही सब कुछ था और आकाश के लिए पिंकी के अलावा जीने का और कोई मकसद नहीं था। पिंकी को कभी ये नहीं समझ में आता था कि उसकी माँ उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही थी। बाकी सारी माएँ अपनी औलादों से बेहद प्यार करती थी, मगर पिंकी की ये समझ में नहीं आता था कि उसकी माँ उसके साथ ऐसा क्यों बर्ताव करती थी। शायद पिंकी में ही कोई कमी थी, इसलिए नताशा उसके साथ ऐसा बर्ताव करती थी। पिंकी ने अपना पूरा बचपन यही सोच सोच कर गुजार दिया कि वो अपने माँ बाप के लिए बेहद अनलकी थी। मगर उसकी माँ ने किसी बेटे को जन्म दिया होता तो शायद उसकी माँ बाप बेहद खुशी होते, मगर नताशा और आकाश के बीच में चल रहे टेंशन की वजह सिर्फ और सिर्फ पिंकी थी। पिंकी रात रात भर रोते हुए अपने आप को कोसती रहती थी। पिंकी को उस वक्त समझ में नहीं आ रहा था कि नताशा और आकाश के बीच में जो कुछ भी टेंशन चल रहा था उसकी वजह पिंकी बिल्कुल नहीं थी। नताशा ने आकाश को हमेशा झूठ कहा था कि पिंकी नताशा और आकाश की बेटी थी। नताशा पिंकी की असली माँ थी ही नहीं और इसीलिए वो कई बार पिंकी को मेंटल और फिजिकल टॉर्चर करती थी। पिंकी के शरीर पर ऐसी जगहों पर जलने के निशान थे जो बाकी घर वाले कभी नहीं सकते थे, और ना ही पिंकी में इतनी समझ थी कि वो अपने आप पर होने वाले अत्याचारों को दूसरों के साथ शेयर कर पाती। हालांकि वो दौर गुजर चुका था। पिंकी और आकाश की जिंदगी में श्रेया लौट आई थी और खुशियां भी लौट आई थी, मगर कहीं न कहीं पिंकी के मन पर अभी भी अपने आप पर हुए मेंटल और फिजिकल टॉर्चर के निशान रह गए थे। जब पिंकी ने हालात से लड़ना सीख लिया और अपने माँ बाप के साथ खुशी खुशी रहने लगी, तब अचानक पिंकी की जिंदगी में फिर से एक मोड़ आया था और पिंकी के पापा आकाश उससे हमेशा हमेशा के लिए छीन लिए गए। श्रेया की दिमागी हालत भी दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और कहीं न कहीं पिंकी अपने आप को सचमुच अनलकी मानने लगी थी। पिंकी दिल में ये सोचने लगी थी कि शायद वही इतनी बदकिस्मत थी कि उसके होने की वजह से ही आज उसके पापा इस दुनिया में चले गए और उनकी मम्मा की ये हालत थी। पिंकी के चेहरे पर उदासी बढ़ती हुए देखकर सभी बच्चे एक दूसरे को देखने लगे। सभी बच्चों की आंखों में पिंकी के लिए काफी सिंपैथी थी। वो जानते थे कि अब ये उनका फर्ज था कि वो किसी भी तरह से पिंकी को डिप्रेशन में जाने से रोके। गुलेरिया परिवार के बड़े भी अच्छी तरह से जानते थे कि बच्चों के मन पर अगर कोई गहरा असर कर सकता था तो वो खुद बच्चे ही थे। अगर बड़े बच्चों को लाख समझाने की कोशिश करें, तब भी कुछ बातें ऐसी थी जो सिर्फ एक बच्चा ही दूसरे बच्चा को समझा सकता था। और अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से समझते हुए एलेक्जेंडर और आर्यन ने एक दूसरे की ओर देखा। फिर आर्यन की बात आगे बढ़ाते हुए एलेक्जेंडर ने पिंकी से कहा, देखो पिंकी,
मैं भी तुम्हारी तरह ही अपना पूरा बचपन बिना माँ के गुजारा है। पहले तो मुझे लगता था कि किसी भी बच्चे को बड़ा होने के लिए किसी की जरूरत नहीं होती है, ना माँ बाप, ना भाई, ना बहन। मगर जब मैं यहाँ आकर तुम सबसे मिला तब मुझे पता चला कि मैं क्या मिस कर रहा था। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि अगर कोई चीज़ हमें अनएक्सपेक्टेडली मिल जाए तो हमारी खुशी दोगुनी हो जाती है, और मैं भी ये ही जानता हूँ कि अनएक्सपेक्टेडली कोई चीज़ हमसे छीन ली जाए तो दुख भी उतना ही गहरा होता है। जो चला गया वो हमारे बस में नहीं था, मगर जो हमारे आसपास है उन्हें खुश रखना हमारा फर्ज है। एलेक्जेंडर की उम्र हालांकि काफी छोटी थी, मगर एलेक्जेंडर की बातें सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे जिंदगी का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था। पिंकी के एक तरफ आर्यन बैठा था और दूसरी तरफ एलेक्जेंडर ने बैठकर पिंकी को समझाया, देखो पिंकी, हम दोनों तुम्हारे भाई हैं। हमारे लिए तुम और रिया एक बराबर हो। हम जिंदगी भर तुम्हारा ख्याल रखेंगे। मगर जरा सोचो, अगर तुम्हारी मम्मा ने तुम्हें इतना मायूस और उदास दिखा तो उनके मन पर क्या बीतेगी। वो पहले से ही बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होंगी और तुम्हें अगर इस तरह से देखेंगी तो वह पूरी तरह से टूट जाएंगी। और इसीलिए अब तुम्हारा ये फर्ज बनता है कि तुम अपनी मम्मा के सामने ये जताओ कि तुम मम्मा के साथ खुश हो, बजाय इसके कि तुम अपनी मम्मा के सामने अपने आप को दुखी दिखाओ और तुम्हारी मम्मा को लगे कि तुम्हारी मम्मा अकेले तुम्हें खुश नहीं रख पाएंगी। तुम्हें तुम्हारी मम्मा को ये यकीन दिलाना होगा कि तुम दोनों मिलकर हमेशा खुश रहोगे, और आकाश मामा जहाँ से भी तुम्हें देख रहे हैं तुम्हारी खुशी देखकर वो भी मुस्कुरा सके। अपने दोनों भाइयों का लॉजिक समझने के बाद पिंकी ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया और फिर अपने भाई बहन की ओर देखकर पिंकी ने हल्की सी मुस्कान दी। पिंकी को मुस्कुराता हुआ देखकर आर्यन और एलेक्जेंडर दोनों ने पिंकी की पीठ थपथपाते हुए कहा, ये हुई ना हमारी बहन वाली बात। जिस तरह आज तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान लौटी है उसी तरह हम तुम्हारी मम्मा के चेहरे पर भी मुस्कान लौटाएंगे, और आज इतने दिनों बाद हम सब भाई बहन मिलकर खूब धमाल मस्ती करेंगे। रिया ने पिंकी के पास आकर पिंकी की और अपना हाथ बढ़ाया। पिंकी ने भी धीरे धीरे रिया के हाथ में अपना हाथ दिया और अपनी जगह से खड़ी हो गई। पिंकी को खड़ा होता हुआ देखकर सारे बच्चे जोर जोर से शोर मचाने लगे और प्ले रूम में धमाल मस्ती करने लगे। बच्चों की चहकने की आवाज पूरे गुलेरिया अंपायर में गूंजने लगी। नीचे बैठे बड़े इस बात को लेकर खुश थे कि बच्चे अपनी जिम्मेदारियों को समझते थे और इतनी सी उम्र में इतनी मैच्योरिटी दिखा रहे थे। अनिका की आंखों में अभी भी काफी कंफ्यूजन नजर आ रहा था। वो घर के वातावरण को देखकर यही समझने की कोशिश कर रही थी कि जिस घर को वो देख रही थी वो घर किसी जमाने में उसका अपना घर था, मगर अनिका की यादों से घर का नक्शा पूरी तरह से मिट चुका था। करण काफी उम्मीद से अनिका की आंखों में आंखें डालकर देख रहे थे। वो अनिका की आंखों में अपनी पहचान ढूंढना चाहते थे। बस वो चाहते थे कि किसी तरह वह चमत्कार हो जाए और अनिका की आंखें करण को पहचानने लगे। मगर अनिका की आंखों में करण गुलेरिया के लिए अनजानेपन के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। करण ने अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए अनिका से कहा, अनिका, मैं तुम्हारा पापा हूँ। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि बाकी बाप बेटी की तरह हमारे रिश्तों में कई यादें जुड़ी हैं, मगर जितनी भी यादें जुड़ी थी आज वो भी गुम हो चुकी हैं। अनिका जानती थी कि करण क्या फील कर रहे होंगे। अनिका आजकल जिस भी शख्स के साथ मिलती थी उस शख्स की आंखों में अनिका को एक उम्मीद दिखाई देती थी, एक ऐसी उम्मीद कि अनिका उन्हें पहचानेगी और पुराने दिनों की यादें अनिका के दिमाग में लौट आएंगी। हालांकि अनिका खुद भी कई दिनों से चाहती थी कि कोई चमत्कार हो जाए और उसे अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सब कुछ याद आ जाए, मगर अब अनिका इस सिचुएशन से वाकिफ हो चुकी थी। वो जानती थी कि इतनी आसानी से भूली हुई जिंदगी वापस नहीं लौटने वाली थी। करण के चेहरे पर मायूसी देखकर अनिका ने कहा, देखिए, मैं भले ही सब कुछ भुला चुकी हूँ, मगर इतने दिनों में इतना तो जान चुकी हूँ कि रिश्तों की अहमियत क्या होती है। अगर पुरानी यादें ताजा नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, हम नई यादें बनाएंगे। अनिका की इस तरह की बात सुनकर आयशा और नंदिनी की आंखों में भी चमक आ गई। अनिका की ये बात उन्हें इतनी अच्छी लगी थी कि अगल बगल में खड़ी आयशा और नंदिनी ने अपना हाथ कसकर पकड़ लिया। अनिका की यह बात सुनकर करण के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। करण जब से अनिका को मिले थे तब से लेकर आज तक उनका सिर फक्र से ऊंचा रहा था, और आज अनिका ने फिर से ऐसी बात कहकर करण का सिर फक्र से ऊंचा कर दिया था।
अनिका की याददाश्त चली गई थी, मगर समझदारी अभी भी वही थी। तभी हॉल में खड़े सभी लोगों की नजर मेन डोर पर पड़ी। मेन डोर के रास्ते से श्रेया मन ही मन कुछ बड़बड़ाते हुए घर के अंदर दाखिल हुई। श्रेया की जैसी ही नजर अनिका से टकराई, श्रेया अपनी जगह पर रुक गई। श्रेया तेजी से चलकर अनिका के पास आई और अनिका को दोनों कंधों से पकड़कर कहने लगी, मैं तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करना चाहती हूँ। आसपास खड़े सारे लोग दंग रह गए। सिचुएशन हैंडल करने के लिए करण ने श्रेया के पास आकर कहा, श्रेया देखो, अनिका की हालत इस वक्त। करण की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि श्रेया के चेहरे के हाव भाव बदल गए। श्रेया को अचानक रियलाइज हुआ कि अनिका अपनी याददाश्त खो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे श्रेया पूरी तरह से भूल चुकी थी कि अनिका किन हालातों से गुजर रही थी। मगर कहीं न कहीं करण भी चाहते थे कि श्रेया खुलकर किसी के साथ बात कर रहे। उसके मन पर क्या बीत रही थी, अगर वो अनिका के जरिए उन तक पहुंचा सके, तभी श्रेया को उस सिचुएशन से बाहर निकालने का कोई रास्ता सोचा जा सकता था। नंदिनी ने श्रेया के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, एक काम करो, तुम अनिका को लेकर अपने कमरे में जाओ, मैं तुम्हारा नाश्ता और चाय वही भिजवाती हूँ। श्रेया ने नंदिनी की बात तो सुनी थी, मगर उसने पलटकर नंदिनी की ओर देखा नहीं। श्रेया ने अनिका का हाथ पकड़ा और उसे स्टेयरकेस से ऊपर की ओर ले जाने लगी। अनिका बस फटी हुई आंखों से श्रेया को देखती रही और श्रेया के पीछे पीछे चलती रही। श्रेया मन ही मन धीरे धीरे कुछ बुड़बुड़ा रही थी, जो बातें अनिका के कानों तक नहीं पहुंच रही थी। सीढ़ियां चढ़ते हुए श्रेया अनिका के साथ 4th फ्लोर पर पहुंची। श्रेया की सांसें तेज हो चुकी थी। उसे रियलाइज भी नहीं हुआ था कि घर में लिफ्ट होने के बावजूद वो अनिका को जबरदस्ती 4th फ्लोर तक स्टेयरकेस के जरिए ले आई थी। अपने कमरे में दाखिल होने के बाद श्रेया ने दरवाजा बंद कर लिया और दरवाजे को अंदर से लॉक कर लिया। अनिका बड़ी ही हैरानी से श्रेया को देखती रही। अनिका अच्छी तरह से अब ये बात जानती थी कि श्रेया याददाश्त खोने से पहले उसकी बेस्ट फ्रेंड थी और श्रेया की शादी उसके भाई आकाश के साथ हुई थी, जो अब इस दुनिया में नहीं रहा था। श्रेया अनिका के साथ कुछ बात करे उससे पहले अनिका मन ही मन सारी कड़ियों को जोड़ने लगी थी। अनिका ने मन ही मन अपने लिए एक प्लान बना लिया था। भले ही उसकी पुरानी यादें उसे छोड़कर चली जा चुकी थी, मगर होश में आने के बाद अनिका के साथ जो कुछ भी हो रहा था, उसके जरिए वह हर कड़ी को जोड़कर अपनी पुरानी यादों तक पहुंचना चाहती थी। दरवाजा लॉक करने के बाद श्रेया ने बालकनी का पर्दा भी बंद कर दिया। दिन का वक्त था, मगर कमरे में काफी अंधेरा छा गया था। श्रेया ने अनिका का हाथ पकड़ा और उसे बिस्तर पर बिठाने के बाद मन ही मन कुछ सोचकर कहा, देखो अनिका, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी याददाश्त चली गई है, मगर मैं तुम्हें इतना बता देती हूँ कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये लोग समझ रहे हैं कि तुम्हारा भाई आकाश मर चुका है, मगर आकाश जिंदा है। श्रेया की ये बात सुनकर अनिका चौंक गई। अनिका की समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। पूरी दुनिया कह रही थी कि आकाश इस दुनिया में नहीं रहा था, मगर श्रेया अनिका को ये बताना चाहती थी कि आकाश जिंदा था। अनिका के चेहरे पर कंफ्यूजन बढ़ती जा रही थी। श्रेया ने तेज सांसें लेते हुए अनिका से कहा, देखो, तुम्हें याद है ना, मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारे पति रोहित मारवा ये इज अ मर्डरर। हालांकि आकाश जिंदा है, इसलिए मर्डरर कहना तो गलत होगा, मगर हाँ, मैं इतना जरूर कहूंगी कि आकाश का जो एक्सीडेंट हुआ था उसके पीछे जरूर रोहित का हाथ होगा। क्या तुम्हें पता है कि गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को नंबर 1 पोजीशन से हटाने के लिए रोहित ने ये सब कुछ किया है। श्रेया की बात सुनकर अनिका दंग रह गई। जिस आदमी को अनिका के बच्चे इतना प्यार करते थे, जो आदमी अनिका का पति था और जिससे लोग यही कहते थे कि वह अनिका को बेहद प्यार करता था, उस आदमी के बारे में ये बातें सुनकर अनिका के समझ में नहीं आ रहा था कि श्रेया सच बोल रही थी या दुनिया वाले। प्ले रूम में बच्चे बड़े ही प्यार से एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। धीरे धीरे पिंकी भी बाकी बच्चों के रंग में रंगती हुई नजर आ रही थी। कभी रिया पिंकी को अपनी टीम में रखकर कोई एक्सबॉक्स की गेम जीत जाती, तो कभी एलेक्जेंडर और आर्यन किसी इंडोर गेम में जानबूझकर पिंकी और रिया के सामने हार जाते। पिंकी की जिंदगी में जो कुछ भी चल रहा था, उसके काफी दिनों बाद पिंकी के चेहरे पर मुस्कान लौट कर आई थी। आखिर पिंकी एक बच्ची थी। बच्चों के मन पर बुरी घटनाओं का असर जितनी जल्दी होता था, उनके मन से उसके प्रभाव को हटाना भी उतना ही आसान होता था। हालांकि पिंकी अपने पापा को दुख को पूरी तरह से भूल तो नहीं पाई थी, मगर अब पिंकी को कम से कम इस बात की तसल्ली थी कि वो इस दुनिया में पूरी तरह से अकेली नहीं हुई थी।
उसके भाई बहन उसके दुख में हमेशा उसके साथ रहने वाले थे। ये बात अब पिंकी जान चुकी थी। बच्चे कुछ देर खेलने के बाद थक हार कर एक जगह पर बैठ गए। यश के माथे से पसीना बह रहा था। हालांकि यश को एलेक्जेंडर और आर्यन ने बताया था कि उसे जानबूझकर हारना है, मगर गेम शुरू होने के बाद यश सारी प्लानिंग भूल जाता था और जीतने के लिए अपनी जी जान लगा देता था। मगर तभी एलेक्जेंडर और आर्यन कोई ऐसी हरकत करते थे कि पूरी बाजी पलट जाती थी और रिया पिंकी की टीम जीत जाती थी। यश का शरीर भी काफी वजनदार था, इसलिए यश को थकावट भी ज्यादा महसूस होती थी। अपने बाल हवा में लहराते हुए यश कहने लगा, अरे यार, आज तो काफी दिनों बाद मजा आया। मुझे तो लगता है कि हम तीनों को रोज हमारे घर आना चाहिए, इसी तरह रोज खेलेंगे। यश की बातें सुनने के बाद एलेक्जेंडर और आर्यन एक दूसरे को देखने लगे। वो जानते थे कि चाहे वो कितनी भी कोशिश कर लें अपनी बहन पिंकी को इस सदमे से बाहर निकालने के लिए, मगर रोज रोज गुलेरिया हाउस आना उनके लिए भी पॉसिबल नहीं होने वाला था। अनिका की हालत, पढ़ाई का बोझ और एग्जाम के टेंशन होने के कारण ऐसा करना बहुत मुश्किल था, मगर वो एक बात अच्छी तरह से जान चुके थे कि आने वाले कुछ सालों तक उन्हें पिंकी का साथ देना होगा। जब तक पिंकी इतनी मैच्योर नहीं हो जाती कि अपनी लाइफ के डिसीजन खुद ले सके और श्रेया भी पूरी तरह से नॉर्मल होकर अपनी रूटीन जिंदगी वाले बिताने लगे, तब तक आर्यन, एलेक्जेंडर और रिया को पिंकी को सपोर्ट करना ही था। कुछ देर बाद जब सारे बच्चे थक हार कर शांत हो गए, तब नन्ही से पिंकी ने अपने दोनों हाथ अपने गालों पर रखकर और अपनी नजरें झुकाकर रिया से कहा, मुझे लगता है मम्मा पागल हो रही हैं। पिंकी ने पहली बार अपने दिल की बात अपने भाई बहनों से शेयर की थी। पिंकी की बात सुनते ही एलेक्जेंडर और आर्यन हैरान हो गए। रिया भी काफी शॉक लग रही थी। रिया ने पिंकी के कंधे पर हाथ रखकर कहा, ये तुम क्या कह रही हो पिंकी? पिंकी का चेहरा काफी उदास नजर आ रहा था। पिंकी ने कुछ देर खामोश रहने के बाद रिया की ओर देखकर कहा, मम्मा को लग रहा है पापा अभी भी जिंदा हैं। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि इस सिचुएशन को क्या कहते हैं। मम्मा पागल होने वाली है बहुत जल्द। तीनों बच्चों में अगर कोई सबसे ज्यादा पिंकी को समझ सकता था तो वह था आर्यन। आर्यन का स्वभाव भी बचपन में काफी हद तक पिंकी से मिलता जुलता था। रोहित की गैर हाजिरी में परिवार के कुछ लोगों ने आर्यन को भी काफी हद तक पागल साबित करने के लिए मेंटल ट्रॉमा पहुंचाया था। इसलिए आर्यन पिंकी के स्वभाव को अच्छी तरह से समझ सकता था। जब आर्यन रिया बनकर स्कूल जाया करता था, तब आर्यन की दोस्ती पिंकी के साथ हुई थी। बचपन की वह दोस्ती फिर अचानक भाई बहन के रिश्ते में बदल गई। मगर पिंकी के लिए अगर इस दुनिया में कोई बेस्ट फ्रेंड था तो वह सिर्फ आर्यन था, क्योंकि पिंकी जो बातें नहीं बोल पाती थी आर्यन वह समझ जाता था और अपनी बहन की हेल्प करने की कोशिश करता था। आज सिचुएशन कुछ बदल गई थी कि पिंकी जिस सदमे में थी वह उसके बचपन के सदमे से शायद कई ज्यादा बड़ा सदमा था। पिंकी के चेहरे पर इतनी ज्यादा फिक्र देखकर आर्यन पिंकी के पास आकर कहने लगा, नहीं नहीं पिंकी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये तुम क्या कह रही हो? मामी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। देखो अभी तुम छोटी हो, कुछ बातों को समझ नहीं पाओगी, मगर इतना समझ लो कि मामी आकाश मामा से इतना प्यार करती थी, इसीलिए आकाश मामा के साथ जो हादसा हुआ है वो मामी फेस नहीं कर पा रही हैं, वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हैं। वो मन ही मन आकाश मामा को जिंदा रखना चाहती हैं और इसीलिए शायद वो इस तरह से बिहेव कर रही हैं। मगर तुम चिंता मत करो, वक्त रहते ही मामी पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी। अरे इसीलिए तो तुम्हें भी मामी को सपोर्ट करना है। तुम जितना खुश रहोगी मामी के सर से टेंशन उतना ही कम होता जाएगा, और एक बार मामी के सर से टेंशन कम हो गया तो मामी पहले की तरह बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगी। वैसे तो आर्यन और पिंकी की उम्र लगभग सेम थी, मगर आर्यन और एलेक्जेंडर ने पिंकी और रिया को हमेशा अपने से छोटा ही माना था। हालांकि मैच्योरिटी लेवल के हिसाब से आर्यन और एलेक्जेंडर अपनी दोनों बहनों से काफी ज्यादा आगे थे। आर्यन और एलेक्जेंडर ने पिंकी को समझाने की कोशिश की, मगर पिंकी के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो इतनी आसानी से उनकी बातें समझने वाली नहीं थी। पिंकी के चेहरे पर मायूसी अभी भी बरकरार थी। पिंकी ने कुछ देर मन ही मन सोचने के बाद रिया और एलेक्जेंडर से कहा, मुझे लगता है कि मम्मा को किसी डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए जो मम्मा के दिमाग को ठीक कर सके। पिंकी जो कह रही थी वैसे तो बात ठीक ही थी। अक्सर ऐसे केसेज में डॉक्टर की कंसल्टेशन से काफी मदद मिल सकती थी।
और अब ये बच्चे इतना तो जान गए थे कि मेंटल हेल्थ भी बाकी बीमारियों की तरह ठीक किया जा सकता था। जब पिंकी ने यह बात कही तब अचानक ही यश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर अनिका बुआ ठीक होती तो वो तुरंत श्रेया चाची का इलाज कर देती। जैसे ही यश ने ये बात कही सारे बच्चे अचानक चौंक गए। पिंकी की आंखों में भी चमक आ गई। पिंकी ने तुरंत अलेक्जेंडर और आर्यन की ओर देखकर कहा, अरे हाँ, यश बिल्कुल ठीक कह रहा है। पापा भी हमेशा कहा करते थे कि अनिका बुआ इस दुनिया की सबसे बेहतरीन दिमाग की डॉक्टर हैं। वो किसी भी पेशेंट की मेंटल हेल्थ को ठीक कर सकती हैं। इंटरनेट और सोशल मीडिया के जमाने में बच्चों की अवेयरनेस कुछ ज्यादा ही तेज हो गई थी और इसीलिए बच्चे आपस में एक ऐसा डिस्कशन करने लगे जो शायद किसी जमाने में 30-35 साल के लोग किया करते थे। यश अपने हाथ पर हाथ रखकर कमरे में यहाँ वहाँ घूमने लगा। अलेक्जेंडर और आर्यन भी गहरी सोच में डूबे हुए थे। रिया अपनी एक उंगली अपने गालों पर रखकर कुछ सोच रही थी। तभी अचानक रिया के दिमाग में एक ख्याल आया। रिया ने अपने भाइयों की ओर देखकर कहा, एक काम करते हैं, अगर श्रेया मामी को ठीक करना है तो हमें श्रेया मामी का इलाज मम्मा से ही करवाना चाहिए। हम सब भी अच्छी तरह से जानते हैं कि मम्मा कितनी अच्छी डॉक्टर है। अलेक्जेंडर और आर्यन रिया की ये बात सुनकर हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। आर्यन के चेहरे पर कुछ कुछ इरिटेशन भी नजर आने लगी थी। आर्यन ने रिया को दबी हुई आवाज में कहा, रिया, क्या तुम सोचती नहीं हो बोलने से पहले? तुम जानती हो मम्मा की क्या कंडीशन है इस वक्त? ऐसी कंडीशन में मम्मा को खुद दिमाग के डॉक्टर की जरूरत है। वो कैसे किसी को ट्रीट कर सकती है? आर्यन ने ये बात रिया को गुस्से से कही थी। आर्यन का गुस्सा देखते ही रिया ने अपनी जगह से खड़े होते हुए अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रख दी और आर्यन से कहा, देखो, पहले तुम मुझे इस तरह से बात मत करो वरना पापा को कंप्लेन कर दूंगी, और दूसरा, मैं पागल नहीं हूँ, तुम पागल हो। अरे जरा समझने की कोशिश करो। रिया की धमकियां सुनकर आर्यन और अलेक्जेंडर दोनों ने अपने कदम पीछे बढ़ा लिए। वो दोनों अच्छी तरह से जानते थे कि अगर रिया रोहित से जरा से भी कंप्लेन कर देगी तो रोहित पूरा घर सर पर उठा लेगा। दोनों भाई अब तक इतना तो जान चुके थे कि उनके पापा सबसे ज्यादा प्यार अगर किसी से करते थे तो वो रिया से करते थे। दोनों बेटे को कभी कभार प्यार कर देते थे। जब अनिका किडनैप हुई थी तब कभी कभार बड़े ही प्यार से दोनों बेटों के सिर पर हाथ भी फेर दिया करते थे, मगर वह दोनों अच्छी तरह से जानते थे कि उनके पापा मन ही मन सबसे ज्यादा प्यार अपनी सारी औलादों में सिर्फ रिया से करते थे। रिया ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, देखो, अभी हमने देखा कि उस दिन राजलक्ष्मी आंटी घर पर आई थी। वो किसी पेशेंट की रिपोर्ट लेकर आई थी। फिर मम्मा ने उस केस को स्टडी करके पूरी रात पढ़ाई की और नतीजा क्या हुआ? अगले दिन मम्मा ने उस पेशेंट को ठीक करने का सलूशन दे दिया। मॉम इज जीनियस, डोंट यू नो डैड? रिया की ये बात बिल्कुल सही थी। इस बार दोनों भाई कुछ ज्यादा सीरियस होकर रिया की बात सुनने लगे। रिया ने धीरे धीरे यहाँ वहाँ चक्कर लगाते हुए सभी बच्चों से कहा, अगर हम मम्मा को कहते हैं कि वो दोबारा अपनी सारी पढ़ाई पूरी करे तो हो सकता है मम्मा फिर से पहले जैसे ही काबिल और इंटेलिजेंट डॉक्टर बन जाए और वो श्रेया मामी को बचा ले। रिया का ये आइडिया सुनकर सभी बच्चों के चेहरे पर चमक आ गई। रिया की ये प्लानिंग यश को बहुत अच्छी लगी। यश ने रिया के कंधे पर शाबाशी देते हुए कहा, क्या बात है, ये प्लानिंग तो जबरदस्त है और अगर ऐसा हुआ तो चमत्कार हो जाएगा। दुनिया में इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। जरा सोचो, एक लड़की जिसकी याददाश्त खो चुकी है वो फिर से अपनी सारी पढ़ाई पूरी करती है। I mean, स्कूल, कॉलेज, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, और वो फिर से जिंदगी में वही काबिलियत और वही मुकाम हासिल करती है जो याददाश्त जाने से पहले थी। तो ये तो एक पिक्चर की स्टोरी बन जाएगी। जैसे ही यश ने ये बात कही सभी बच्चों ने अपने सर पर अपना एक हाथ रख लिया, मगर रिया के चेहरे पर अब काफी ज्यादा सीरियसनेस नजर आ रही थी। रिया ने दबी हुई और धीमी आवाज में अपने दोनों भाइयों के कंधे पर हाथ रखकर कहा, मम्मा की याददाश्त अब आनी होगी तब आ जाएगी, मगर मम्मा को अब बिल्कुल पहले जैसा वापस बनाने की जिम्मेदारी हम लोगों की है। श्रेया काफी देर तक अपने कमरे में अनिका के साथ बातें करती रही। श्रेया ने एक एक करके अनिका को वो हर पहलू समझाया जिससे ये साबित हो रहा था कि आकाश के एक्सीडेंट के पीछे जरूर रोहित का हाथ था। कैसे पिछले कुछ महीनों में गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को ओवरटेक करके नंबर 1 पोजीशन पर पहुंची थी
और उसके बाद किस तरह से अचानक आकाश का एक्सीडेंट हो जाता है और उसके बाद सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एक एक करके मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज अपने कब्जे में कर लेती है। श्रेया ने जब एक एक करके सारी कहानी अनिका को बताई तो अनिका के मन में एक अजीब सी उलझन पैदा हो गई। अब अनिका के लिए यह तय करना मुश्किल हो गया था कि रोहित एक अच्छा आदमी था या बुरा। अनिका श्रेया की बात सुनने के साथ साथ वह भी ऑब्जर्व कर रही थी कि श्रेया बात करते वक्त बार बार पीछे मुड़कर किसी के साथ इशारों में बातें कर रही थी। अनिका को श्रेया का यह बर्ताव भी काफी अजीब लग रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि जब सामने कोई खड़ा नहीं था तो श्रेया आखिर इशारे किससे कर रही थी। अनिका के चेहरे पर अब हैरानी बढ़ती जा रही थी। तभी श्रेया के बेडरूम के दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज आई। श्रेया बस बड़ी बड़ी आंखों से दरवाजे की ओर देखती रही, मगर दरवाजा खटखटाने पर श्रेया ने दरवाजा खोलने के लिए अपने कदम आगे नहीं बढ़ाए। अनिका भी श्रेया का रिएक्शन देखकर काफी हैरान थी। उसके मन में इसी को लेकर सवाल चल रहा था। कुछ देर तक जब दरवाजा कोई बाहर से खटखटाता रहा, कुछ सोचते हुए अनिका अपनी जगह से उठी और धीरे धीरे दरवाजे के पास जाकर अनिका ने दरवाजा अनलॉक कर दिया। जब अनिका ने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि नंदिनी दरवाजे पर खड़ी अनिका को देखकर मुस्कुरा रही थी। नंदिनी को इस तरह मुस्कुराते हुए देखकर अनिका ने भी हल्का सा मुस्कुरा दिया। कमरे के अंदर आकर नंदिनी ने अनिका और श्रेया से कहा, दोनों सहेलियों की बातें पूरी हो गई हो तो आप चलें। नंदिनी के मुंह से यह सब सुनकर अनिका की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। एक तरफ तो सभी लोग ये कह रहे थे कि अनिका और श्रेया बेस्ट फ्रेंड थे और एक दूसरे के सुख दुख के साथी थे, और दूसरी ओर श्रेया अनिका को ये बता रही थी कि अनिका जिसे अपना पति समझ रही है, दरअसल वो कोई सीधा साधा बिजनेसमैन नहीं था, बल्कि अनिका के भाई और श्रेया के पति का मर्डरर था। इस बात ने अनिका के दिमाग को घुमा कर रख दिया था। जैसे ही नंदिनी अनिका को लेकर कमरे से बाहर जाने लगी, श्रेया ने आवाज देते हुए अनिका से कहा, याद रखना तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। श्रेया की बात सुनकर अनिका के चेहरे की घबराहट बढ़ने लगी। नंदिनी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर श्रेया ने अनिका से किस मदद के बारे में बात की थी। श्रेया की आवाज सुनने के बाद अनिका अपनी जगह पर रुक गई और घूर घूर कर श्रेया की ओर देखने लगी। तभी नंदिनी ने अनिका के कंधे पर हाथ रखकर हल्के से उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, अनिका अब तुम्हें चलना चाहिए, तुम्हारे घर वाले नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अनिका ने धीरे धीरे श्रेया से अपनी नजरें हटाई और नंदिनी के साथ अपने कदम आगे बढ़ाने लगी। अनिका को नंदिनी नीचे लिविंग रूम में लेकर जा रही थी, मगर नंदिनी देख पा रही थी कि अनिका काफी कंफ्यूजन में थी। अनिका के लिए ये दुनिया नई थी और दुनियादारी उसके लिए नई बात थी, मगर अब तक याददाश्त खोने के बाद इस छोटी सी जिंदगी में अनिका इतना तो समझ चुकी थी कि जिंदगी जीना इतना आसान नहीं होने वाला था। अनिका के चेहरे पर कंफ्यूजन देखकर नंदिनी ने अनिका से पूछा, क्या हुआ? श्रेया क्या मदद मांग रही थी तुमसे? नंदिनी के सवाल पर अनिका कुछ देर तक हैरानी से नंदिनी को देखती रही। अनिका नहीं जानती थी कि जो बात श्रेया ने उसे बताई थी वो उसे किसी को कहना भी चाहिए या नहीं, क्योंकि अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी बात सही है और कौन सी गलत। वो तो बस वो सारी बातें मान लेती थी जो घर के लोग उसे कहते थे। उन्हीं बातों पर अनिका यकीन कर अपने रिश्ते निभाने की कोशिश करती। इस वक्त अनिका का दिमाग एक छोटे से बच्चे की तरह था, जिसे धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ रहा था, मगर दुनियादारी की बातें, पॉलिटिकल बिहेवियर, ये सारी बातें अनिका से कोसों दूर थी। इसलिए नंदिनी की बात को बिना टाले नंदिनी के सवाल का जवाब देते हुए अनिका ने कहा, आकाश जिंदा है। अनिका ने जैसे ही ये कहा, अनिका के मुंह से यह बात सुनकर नंदिनी का चेहरा काफी मायूस नजर आने लगा। नंदिनी ने अपनी नजरें झुका ली और बड़ी धीमी और दबी हुई आवाज में नंदिनी ने अनिका से कहा, देखो अनिका, बात यह है कि आकाश अब हमारे बीच नहीं रहा। आकाश तुम्हारा भाई था और कुदरत के लिए एक बहुत बड़े मजाक में आकाश हमेशा हमेशा के लिए हमसे छीन चुका है। आकाश एक कार एक्सीडेंट में मारा गया। आकाश को हम सब बहुत प्यार करते थे, तुम भी आकाश को बहुत प्यार करती थी, मगर श्रेया के लिए आकाश ही सब कुछ था, आकाश ही उसकी जिंदगी थी। आकाश के चले जाने के बाद अचानक श्रेया के जीने का मकसद चला गया। श्रेया का दिमाग इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है कि आकाश अब इस दुनिया में नहीं रहा, और इसीलिए शायद अब श्रेया इस तरह की बातें कर रही है।
नंदिनी ये भी जानती थी कि नंदिनी अनिका के साथ जो बातें कर रही थी वो इस वक्त इस मन स्थिति में अनिका समझ पाएगी या नहीं। नंदिनी ने जब अनिका का चेहरा देखा तो अनिका गहरी सोच में डूबी थी। अनिका के चेहरे पर ज्यादा शौक नजर नहीं आ रहा था, जिससे नंदिनी ने ये अंदाजा लगा लिया था कि अनिका श्रेया की इस हालत के बारे में कुछ समझ पा रही थी, मगर साथ ही साथ अनिका के चेहरे पर और कई सवाल नजर आ रहे थे जो शायद वो नंदिनी से पूछना चाह रही थी, मगर वो मन ही मन ये डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि वो उसे जो सवाल पूछना भी चाहिए या नहीं। नंदिनी ने अनिका के चेहरे पर परेशानी बढ़ते हुए देख अनिका के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, क्या हुआ अनिका, क्या तुम मुझसे कुछ पूछना चाहती हो? नंदिनी का सवाल सुन अब भी अनिका की समझ में नहीं आ रहा था कि उसे वो सवाल पूछना भी चाहिए या नहीं, मगर अटकती हुई और झिझकती हुई आवाज में अनिका ने आखिरकार नंदिनी को एक सवाल पूछ ही लिया। अनिका ने नंदिनी से पूछा, आकाश को किसने मारा? अनिका के सवाल पूछते ही नंदिनी के चेहरे का रंग उड़ गया। नंदिनी कुछ देर तक हैरान होकर अनिका को देखती रही। नंदिनी और अनिका के कदम तो आगे बढ़ रहे थे, मगर उनके चेहरे जैसे पूरी तरह से पत्थर बन गए थे। नंदिनी ने दबी हुई और हैरान आवाज में अनिका से पूछा, ये क्या कह रही हो तुम अनिका? आकाश का खून नहीं, आकाश का एक्सीडेंट हुआ था और एक्सीडेंट में उसकी जान गई थी। ये क्या कह रही हैं आप? क्या आकाश की मौत किसी की साजिश नहीं थी? अनिका ने नंदिनी से सवाल किया। उसके इस सवाल को सुनकर नंदिनी ने फिर से कहा, नहीं तो हम सब जानते हैं कि आकाश का एक्सीडेंट हुआ था और उसी एक्सीडेंट में उसकी जान गई थी। नंदिनी को इतने कॉन्फिडेंस के साथ कहता देख अनिका सोच में पड़ गई। अनिका ने नंदिनी की यह बात सुनी तो अनिका के चेहरे पर कंफ्यूजन बढ़ गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे किसकी बात माननी चाहिए, और श्रेया की, जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड थी और उसकी आंखों में उसे मासूमियत दिखती थी, या फिर श्रेया के घर वालों की, जो कहते थे कि आकाश का खून नहीं हुआ था बल्कि उसका एक्सीडेंट हुआ था और उसकी मौत के पीछे किसी का हाथ नहीं था। श्रेया को जिस पर शक था वो आदमी और कोई नहीं बल्कि अनिका का पति रोहित था। अनिका के लिए अब इस नए अवतार में यह डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो गया था कि उसे इस दुनिया में किस पर भरोसा करना चाहिए और किस पर नहीं। नंदिनी ने फिर से दबी हुई और हैरान आवाज में अनिका से पूछा, क्या श्रेया ने तुमसे कुछ कहा? क्या श्रेया को शक है कि आकाश की जान किसी ने ली है? बताओ मुझे, क्या कहा श्रेया ने? नंदिनी का सवाल सुनकर अनिका मन ही मन कुछ सोचती रही। नंदिनी अनिका को बड़े ही ध्यान से देख रही थी। वो उसके चेहरे के भाव को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। काफी देर तक अनिका खामोश रही। तब नंदिनी ने श्रेया का हाथ पकड़कर उसे दोबारा पूछा, बताओ अनिका, क्या श्रेया ने तुमसे कुछ कहा? क्या उसने तुम्हें कुछ बताया? ये सब सुनने के बाद अब अनिका की समझ में नहीं आ रहा था कि जो बात श्रेया ने उस पर भरोसा रखकर कही थी वो बात उसे किसी के साथ शेयर करनी भी चाहिए या नहीं। अब तक अनिका तो इतना समझ गई थी कि श्रेया की मानसिक हालत बाकी लोगों की तरह नॉर्मल नहीं थी। जो इंसान अनिका को नजर नहीं आ रहा था वो श्रेया को नजर आ रहा था। इसका मतलब साफ था कि श्रेया मानसिक तौर पर बीमार थी। अनिका धीरे धीरे ये बात समझने लगी थी। जब नंदिनी ने देखा कि अनिका बिल्कुल खामोश हो गई थी और मन ही मन कुछ गहरी सोच में डूबी थी, तब नंदिनी ने फिर से अनिका के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, बताओ अनिका, क्या श्रेया ने तुमसे कुछ कहा? क्या उसे किसी पर शक है? क्या उसे ये शक है कि आकाश का एक्सीडेंट किसी ने जानबूझकर करवाया है? अनिका बताओ, ये जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। इसी बीच नंदिनी को कुछ पुरानी बातें याद आने लगी। वो बातें सोचकर नंदिनी की दिल की धड़कनें इसलिए तेज हो रही थी क्योंकि नंदिनी काफी दिनों से अपने पति सिद्धार्थ गुलेरिया का बदला हुआ स्वभाव देख रही थी। अनिका ने जो आधी अधूरी बातें अभी अभी नंदिनी को कही थी, उन बातों से नंदिनी को अपने पति की एक बात याद आ गई थी। कुछ वक्त पहले नंदिनी ने ये देखा था कि सिद्धार्थ बार बार किसी से मैसेज करके गुलेरिया खानदान में होने वाली बातों की खबरें पहुंचाता था। यहाँ तक कि एक बार नंदिनी ने यह भी देख लिया था कि सिद्धार्थ ने किसी को मैसेज किया था जिसमें लिखा था कि सारी प्लानिंग पर पानी फिर गया। सिद्धार्थ कौन सी प्लानिंग की बात कर रहा था, ये बात अब नंदिनी के लिए भी काफी बड़ा सवाल बन चुका था। यही सब सोचते हुए नंदिनी ने फिर से दबी हुई आवाज में अनिका से पूछा, बताओ अनिका, क्या कहा श्रेया ने तुमसे? अनिका के चेहरे पर अभी भी वो कंफ्यूजन नजर आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो बातें श्रेया ने उसके साथ शेयर की थी
वो किसी को बतानी भी चाहिए या नहीं। तभी अचानक अनिका और नंदिनी दोनों के कानों पर करण की आवाज पड़ी। करण ने अनिका को आवाज लगाते हुए कहा, जल्दी आओ अनिका, बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मुझे लगता है अब काफी देर हो गई है, तुम लोगों को वापस घर जाना चाहिए। ये सुनते ही अनिका के चेहरे पर हैरानी साफ साफ नजर आ रही थी। अनिका इसी तरह सबके सामने गई। आयशा ने जब अनिका को देखा तो उन्हें कुछ ठीक नहीं लगा। आयशा मारवा अनिका के चेहरे की परेशानी देखकर आगे बढ़ी और अनिका का हाथ पकड़कर कहा, तुम ठीक तो हो ना अनिका? नंदिनी के माथे से भी ठंडा पसीना बहने लगा था। नंदिनी बार बार सिर्फ यही सोचे जा रही थी कि अगर आकाश की मौत सिर्फ एक सीधा साधा एक्सीडेंट का केस नहीं था तो क्या उसका पति सिद्धार्थ गुलेरिया आकाश के मर्डर में शामिल था? नंदिनी का अपने पति सिद्धार्थ के ऊपर शक करने के कई कारण थे और सबसे बड़ा कारण था सिद्धार्थ का बदला हुआ अंदाज। वहाँ नंदिनी की सांसें तेज हो रही थी, यहाँ अनिका के चेहरे पर काफी घबराहट और परेशानी नजर आ रही थी। तभी आयशा मारवा ने बड़ी ही प्यार से अनिका के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, क्या हुआ अनिका, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अनिका ने जब आयशा को अपने सामने देखा तो बस मुस्कुराकर अपना सर हाँ में हिला दिया। अनिका का रिएक्शन देखकर करण समझ गए थे कि जरूर श्रेया की हरकतें देखकर अनिका परेशान हो गई थी। करण को अनिका के चेहरे से ही पता चल गया था कि अनिका श्रेया से मिलने के बाद और भी ज्यादा परेशान हो गई थी। करण ने अनिका को इसलिए श्रेया से मिलने दिया था ताकि श्रेया का मन हल्का हो और उसे अच्छा लगे, पर उसे पता नहीं था कि अनिका के मन पर उल्टा असर हो जाएगा और अनिका और ज्यादा परेशान हो जाएगी। अनिका इस वक्त ऐसे सिचुएशन में थी कि वो कॉम्प्लिकेटेड मेंटल स्टेट को समझ नहीं पा रही थी। अनिका की पोजीशन का अंदाजा लगाते हुए करण ने आशा की ओर देखकर कहा, मुझे लगता है कि श्रेया की दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए श्रेया के साथ बात करके अनिका कुछ परेशान हो गई है। जब करण ने ये रीजन बताया तब आयशा भी अनिका की कंडीशन समझते हुए अनिका की पीठ थपथपाकर कहने लगी, फिक्र मत करो बेटा, आकाश के जाने के दुख की वजह से कुछ दिनों तक शायद श्रेया इस तरह का बर्ताव करे, मगर धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। अनिका को ये कहने के बाद आयशा तीनों बच्चों और अनिका को लेकर वहां से चली गई। नंदिनी के चेहरे पर भी काफी परेशानी नजर आ रही थी, मगर नंदिनी किसी तरह करण के सामने अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रही थी। अब नंदिनी के लिए ये जानना बहुत जरूरी हो गया था कि आखिर श्रेया को आकाश की मौत के बारे में क्या राज पता था और वह क्या राज था जो अपने दिल में कई दिनों से दबाकर बैठी थी।